अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल यार? ठीक ठाक हो? अगर हो या नहीं हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताओ। आज मैं एक और गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये है मित्सुबिशी इके वैगन 2011 मॉडल लिमिटेड एडिशन। मित्सुबिशी इके वैगन एक इम्पोर्टेड गाड़ी है जो कि जापान से पाकिस्तान में इंपोर्ट ज़्यादातर की जाती है। मित्सुबिशी इके वैगन जापान में 2007 में लॉन्च की गई थी। इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया था। आज का मखसूस रिव्यू सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडिशन पे होगा और आपको इससे जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसकी थोड़ी बहुत जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इत्तला देता रहूँगा। अब गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं यार। सिनेमैटिक्स तो आपने देख लिए हुए गाड़ी का रिव्यू शुरू करने में सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की, और गाड़ी के एक्सटीरियर में भी गाड़ी के फ्रंट की। अब गाड़ी को अगर फ्रंट से देखा जाए तो ये एक हैचबैक होने की वजह से काफ़ी एक छोटी गाड़ी की लुक है ही छोटी गाड़ी, तो लुक की क्या बात करनी। और इसकी अंदर हेलोजन हेडलैम्प्स दी गई हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, ग्रिल दी गई है। फॉग लैंप्स इसके अंदर नहीं आते थे और ना ही लग सकते हैं क्योंकि कोई जगह नहीं दी गई फॉग लैंप्स लगाने के लिए कंपनी की। और जहाँ तक इसके इंजन हुड का मामला है वो काफ़ी छोटा साइज है उसका, इतना बड़ा नहीं है वो। अब अगर गाड़ी की बैक की बात की जाए तो इसकी बैक एक हैचबैक होने की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ी सी चेंज की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये एक जापानी गाड़ी और उधर का यही स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है, उनकी एक बिल्कुल सीधी प्लेन बैक है जिस तरह की आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इसके बैक पे इसकी ट्रंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यार बहुत थोड़ी ट्रंक कैपेसिटी है। अब अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आए तो आपको मैं बताता चलूं कि लिमिटेड एडिशन में इसके जो साइड मिरर्स हैं उसके ऊपर क्रोम फिनिशिंग आती थी जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं आती थी। इसके अंदर 4 डोर्स दिए गए हैं जो कि 4% सीटिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करते हैं। इंटीरियर की तरफ भी बाद में आते हैं, लेकिन पहले आपसे इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में इनलाइन 3 सिलेंडर 657 लीटर का इंजन दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो 4 गियर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर इस गाड़ी के हॉर्स पावर की बात की जाए तो ये गाड़ी 50 हॉर्स पावर जनरेट करती है। अगर इस गाड़ी के अब टॉर्क की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 62 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देती है जो कि एक 660 सीसी गाड़ी के लिहाज से मुनासिब है। ना इतना ज़्यादा है ना इतना कम है, शहर के लिए ये गाड़ी हैं। अगर इस गाड़ी की आप फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चर्ड आल्टो और कल्टस से भी कम देती है। बेशक ये जापानीज 660 सीसी है, लेकिन इसकी फ्यूल एवरेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी लोकल मैन्युफैक्चर आल्टो दे रही है 2020 मॉडल जब नई निकाली है मेहरान के बाद। यहाँ जो कल्टस दे रही है, कल्टस की तो आउटस्टैंडिंग है। वैसे उसका भी रिव्यू आएगा थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, काम चल रहा है। कल्टस का रिव्यू भी इंशाल्लाह लेके आऊँगा मैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। इस गाड़ी के अंदर आपको एक डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है और साथ ही साथ अगर इसका डैशबोर्ड देखें तो इसका जो मीटर क्लस्टर है वो भी दरमियान में दिया गया है, जबकि आम गाड़ियों का या तो ड्राइवर साइड की तरफ ही ज़्यादातर होता है, लेकिन इसका दरमियान में दिया गया है। जैसे विड्स का भी अगर आप देखें वो बैक जनरेशन तो वो भी इसी तरह ही थी, दरमियान में था। इसका भी इसी तरह ही दरमियान में दिया गया है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड शो करवाई जाती है, बाकी इंजन लाइट्स जो होती हैं वो शो करवाई जाती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर एक छोटी LCD भी आती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिप मीटर और ऑटोमीटर की आपको प्रॉपर्टीज दिखा रही होती है और इसके अंदर कोई तफसीलात नहीं दी गई। अब अगर इस गाड़ी के AC की बात की जाए तो यार थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करके ना
पीछे चलो और खुद ही देख लो मैं क्या कहा था। गाड़ी की अगर एसी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टाइम मुझे कुछ देर हुई है गाड़ी के अंदर आके बैठे और एसी चलाए को, और एसी की कूलिंग गाड़ी की जबरदस्त है। एसी की कूलिंग में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया गाड़ी की तरफ से। अब अगर इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए, 60-40 स्प्लिट के साथ आप कह सकते हैं कि सीट्स आती हैं फ्रंट पे। अब 60-40 स्प्लिट का मतलब ये है कि ड्राइवर की सीट 40% है और पैसेंजर की सीट है जो वो 60% है। अब इसके अंदर दरमियान में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए आपको सीट के अंदर ही उसके आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर आप गियर्स वगैरह की बात करें तो वो सारा कुछ आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर फिटिंग के साथ मिलता है। अब अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको लोकल मार्केट में 9 लाख से 12 लाख के दरमियान देखने को मिल जाएगी। वैसे तो गाड़ी की प्राइस गाड़ी के एक्सटीरियर और गाड़ी के इंटीरियर हालात और उसकी सारी की सारी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है कि गाड़ी की क्या प्राइसिंग होगी, लेकिन आपको एक अंदाज़ा मैंने दे दिया है कि ये गाड़ी 9 लाख से 12 लाख के दरमियान आपको देखने में मिल जाएगी मार्केट में। अब इस गाड़ी के कंक्लूजन की तरफ आते हैं। यार एक चीज़ है, अगर तो आपने सिटी के अंदर ये गाड़ी चलानी है ना तो आंखें बंद करके ले लो। मैं तो ले लेता, अगर मैं सिटी के अंदर कोई गाड़ी चलाने के लिए यानी थोड़े यूज़ के लिए, आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिटी में भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो ये गाड़ी बेस्ट है जिसका आज रिव्यू कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे आप ऊपर वाले मॉडल्स में जाते हैं तो वो आपको महंगी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और अगर आप इससे नीचे वाले मॉडल्स को जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा काम निकालते हैं। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चर्ड में जाते हैं तो वो आपको सुजुकी में हैरान मिलती है, जिसके अंदर एसी की परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि एसी एक वो चीज़ है जो मेरे लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कोई भी गाड़ी लेना चाहता हूँ तो मैं उसके एसी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि एसी उसका अच्छा हो। और अगर इसकी बात की जाए, इसका कंपैरिजन ऑल्टो से किया जा सकता है कि ऑल्टो भी 660 सीसी है, वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है, उसका एसी भी अच्छा है, लेकिन बात आ जाती है प्राइस की। आपको ऑल्टो कभी भी 12 लाख के नीचे नहीं मिलेगी। ये आपको 10 लाख से नीचे भी मिल सकती है, लेकिन ऑल्टो नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इस गाड़ी को सिटी यूज़ और छोटे मोटे यूज़ के लिए रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा अगर आपने लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए नहीं है बिल्कुल भी। इस गाड़ी के अंदर आप जब बैठे होते हैं तो आपको एक बड़ी गाड़ी की फील आ रही होती है सिर्फ अगली 2 सीटों पे। अगर आप पीछे की बात करें तो यार ये बड़ी गाड़ी की सीट रिक्शा लगता है पीछे बैठ के, तो जाहिर सी बात है आपको मैं अपनी दिखा दूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ गई होगी अब तक मेरा ख्याल है, जब मैं अपनी सीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा था। इस गाड़ी में हेडरूम तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन लेग रूम नहीं है। तो आज का रिव्यू इधर ही एंड करते हैं। यार देखो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जाके लाजमी लाइक करो, और अगर कोई ये गाड़ी खरीदने की सोच रहा है तो यार ये वीडियो उसी के लिए है, उसके साथ शेयर करो। अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार जाके लाजमी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और स्टे ट्यून्ड, काफ़ी आगे वीडियोस आएंगी, रिव्यूज़ आएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं व्लॉग्स भी शुरू कर लूँ, लेकिन अभी कोई रूटीन नहीं बन रही व्लॉग्स की। इंशाल्लाह व्लॉग्स भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय। कैमरा गिर गया था।